हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हमारे बीएनएस में, और बीएनएस जो हमने देखा कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 उसका हमने एक सेक्शन कंप्लीट, एक जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, एक धारा है वो कंप्लीट कर ली है, और ये दूसरी धारा है वो हम देख रहे हैं। तो धारा जो 2 है वो है परिभाषा डेफिनेशन। तो उसमें हमने टोटल आपकी 14 जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वो हमने कंप्लीट देख ली है। और आज हम देखेंगे 15वीं आपकी परिभाषा यानी कि आपकी डेफिनेशन, वो है अवैध। जो आपके 15 नंबर की जो परिभाषा है वो बीएनएस के अंदर बता रखा है। क्या बता रखा है? वो बता रखा है अवैध। अवैध क्या होता है? अवैध हर वो कार्य अवैध होता है जो कि कहीं ना कहीं मना किया गया है। कहाँ मना किया गया है? देखो, हर वो कार्य क्या है? अवैध है। क्या है? हर वो कार्य अवैध है जो कि कानून के द्वारा क्या किया गया है? मना किया गया है, लॉ के द्वारा मना किया गया है। अच्छा, इस लॉ का मतलब, इस कानून का मतलब क्या है? इस कानून का मतलब है कि कोई सा भी कानून हो, जैसे अपना कोई भी कानून हो, जैसे संविधान हो, बीएनएस हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, हमारा मैरिज एक्ट हो, हमारा आरटीआई हो, या फिर अगर हमारा ऐसा कोई भी ऐसा कानून जो कि ऐसा करने के लिए क्या करता है? मना करता है। और उस मना किए हुए कार्य को अगर हम करते हैं कि ऐसा नहीं करना है और हम वो कर देते हैं, तो वो क्या है? वो कार्य अवैध है। ठीक है। दूसरी बात, हर ऐसा कार्य जो कार्य हमारे लिए एक ऐसा आधार उत्पन्न करता है जिसके लिए एक तरीके से सिविल कार्यवाही हो सके, तो हर वो आधार जिस कार्य के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से हम सिविल कार्यवाही कर सकें, तो वो भी एक तरीके से अपराध माना जाता है। भाई, एक सिविल कार्यवाही आप कब करोगे किसी के ऊपर? वो तभी तो करोगे तब वो व्यक्ति क्या होगा? गलत कार्य करेगा, अपराध करेगा। और वो अपराध कब माना जाएगा? वो अपराध जब ही माना जाएगा जब किसी कानून के द्वारा क्या होगा? मना किया होगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए हाँ करके अगर उसको मना कर देता है, जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आज अपन ये काम करेंगे, और अगर मैं ऐसा कह करके और एग्रीमेंट में बना करके और उससे अगर मैं मुकर जाता हूँ कि नहीं अब आज तो नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो ऐसा क्या हो गया? मना कर दिया। तो मना कर देना यानी कि मुकर जाना, ये भी एक तरीके से क्या बनता है? ये ग्राउंड बनता है किसका? सिविल कार्यवाही का। तो ऐसा वो हर कानून जो मना किया है कोई कार्य करने के लिए और उसे अगर हम करते हैं तो वो क्या है? वो कार्य अवैध माना जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगला है न्यायाधीश, जज। क्या होता है जज? जज की परिभाषा उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश वह है, यानी कि आपका जज वह है जिसे कानूनी तौर पर सुनवाई करने के लिए क्या किया है? उसे नियुक्त किया है। कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पर उसे क्या किया है? नियुक्त किया है। किसके तौर पर? किस काम के लिए? न्यायाधीश के लिए, यानी कि सुनवाई करने के लिए, न्याय करने के लिए। किसके तौर पर क्या है? एक जज बनने के तौर पर जज बनाया गया है, उसको न्यायाधीश बनाया गया है। तो हर वो व्यक्ति जिसे न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है वो क्या है? वो जज है, वो न्यायाधीश है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात ऐसी है कि हर वो व्यक्ति या हर वो अधिकारी जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, या फिर हर वो व्यक्ति जो सिविल या आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनवाई कर रहे हैं। अगर सुनवाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो क्या है? वो जज है। अच्छा, दूसरी बात, हर वो व्यक्ति जो सिविल केस की सुनवाई करता है और वो जो उनका फैसला जो होता है, क्या होता है? फैसला, वो अंतिम बन जाता है।
वो अंतिम अगर फैसला है जिस जज के द्वारा या जिस न्यायाधीश के द्वारा अगर कोई फैसला दिया गया है और वो अंतिम है, तो वो क्या है, वो जज है। जैसे यहाँ मैं सेशन कोर्ट की बात करूँ या सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ या फिर हाई कोर्ट की बात करूँ, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ, तो हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया और उस फैसले की अपील कहीं नहीं की, ए और बी इस फैसले से खुश है, राजी है। अब ना तो ए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और ना ही बी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, तो इस मामले में अगर हम देखें तो जो आपका ए और बी है उन्होंने इस अंतिम फैसले को क्या किया है, स्वीकार कर लिया। तो ये इन्होंने अब अपील नहीं करी है, अपर कोर्ट में अपील नहीं करी है, और जब तक अपर कोर्ट में अगर अपील नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं होगा, वो अभी तक अंतिम फैसला नहीं होगा। अगर हम उस फैसले को अगर अंतिम नहीं मान करके और अगर आगे अपील कर देते हैं तब क्या होता है, वो फैसला अंतिम नहीं है, यानी कि अभी तक वो अंतिम नहीं है। तो हर वो फैसला जो कि अंतिम फैसला होता है, वो जो अंतिम फैसला देता है उसको हम जज या फिर न्यायाधीश कहते हैं, यानी कि कानूनी अधिकार है उस व्यक्ति को जो कि सिविल या फिर आपराधिक मामले का क्या करते हैं, अंतिम फैसला देते हैं। अंतिम फैसला देते हैं, पहली बात तो अंतिम फैसला। दूसरी चीज इसी के अंदर कि उसकी अपर कोर्ट में अपील नहीं किया गया हो, ठीक है। ये क्या है, हमारे यहाँ पर दो चीजें बताई गई है। तीसरी चीज क्या है कि वो अंतिम नहीं है लेकिन उसको अंतिम मान लिया जाए। जैसे अभी मैंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, वो फैसला दिया, लेकिन ए है और बी है। ए ने बी के ऊपर केस किया था, ए ने बी के ऊपर किया था कि बी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग कि बी को क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया और इसको सही साबित कर दिया गया, और आपका हाई कोर्ट है उसने ये फैसला दे दिया। लेकिन अब बी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि इनका जो फैसला है वो अभी तक अंतिम नहीं है, उसको मैं क्या करूँगा, चैलेंज करूँगा। कहाँ चैलेंज करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा। लेकिन अगर ये नहीं जाते हैं, बी नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट में या अपर कोर्ट में, तो वो क्या बन गया, एक तरीके से क्या बन गया, वो अंतिम फैसला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये तीन चीज़ें सामने हमारे आती है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो नंबर 2 है वो क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी कि इसका जो स्पष्टीकरण जो नंबर 2 है वो देखते हैं। जो ऐसे निर्णय देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है या सक्षम है, समृद्ध है, या फिर जो कि एक अकेला भी हो सकता है या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी कि समूह भी हो सकता है। यानी कि सिविल या आपराधिक मामलों का फैसला देने के लिए, फैसला करने के लिए, फैसला देने के लिए, अंतिम फैसला देने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति या उन व्यक्तियों का समूह या उन समूह में से एक व्यक्ति जज या न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हाई कोर्ट है या अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होती है कि जजों की बेंच होती है, कि एक जज भी होते हैं, 2 जज भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 5, 7, 9 ये जज होते हैं। तो ये जजों की बेंच होती है। तो यहाँ अगर एक अकेले जज साहब है तो क्या है, वो भी जज है, या फिर यहाँ 2 जज है, 2 जज साहब है, उनमें से एक व्यक्ति है वो भी जज है, या फिर अगर 3 हैं उनमें से एक है वो भी जज है। यानी कि समूह में से कोई व्यक्ति है उसको भी जज यहाँ बताया गया, यानी कि उसी को जज बताएंगे, वही तो जज है, वो तो जजेस हो गए। अगर बहुत सारे हो गए तो वो तो बहुत सारे जज हो गए, ठीक है। दूसरी चीज कि ये वो व्यक्ति है जिन्हें कानून के द्वारा यानी कि आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है इनके फैसलों के लिए, यानी कि इनकी कार्यवाही के लिए, इनकी सुनवाई के लिए, ठीक है।
दूसरी चीज़, इनके बारे में एक और चीज़ की हम बात करें, हमारे सामने एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो हमको न्याय देता है वो मजिस्ट्रेट। तो हर वो मजिस्ट्रेट भी जब तक जज माना जाएगा या हर वो मजिस्ट्रेट जज माना जाएगा, वो मजिस्ट्रेट किसी के ऊपर जुर्माना लगा सकता है या फिर किसी को कारागार में डाल सकता है, यानी कि उसको सजा दे सकता है। तो वो जो व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट है वो भी जज माना जाएगा, यानी कि क्या माना जाएगा, एक तरीके से न्यायाधीश माना जाएगा। तो पहला और जो दूसरा है वो समझ में आ गया होगा, यानी कि 15 नंबर की उपधारा, 15 नंबर की जो आपकी परिभाषा और 16 नंबर की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी कि अवैध क्या है और न्यायाधीश क्या होता है, वो चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कि अवैध तो वो है कि हर कार्य अवैध है, हर कार्य अवैध है जो कि किसी कानून के द्वारा मना किया गया है और वो कार्य अगर हम करते हैं तो। दूसरी बात कि हर वो कार्य जिस कार्य की वजह से एक आधार बनता है और वो आधार सिविल कार्यवाही करने के लिए क्या करता है, आधार बनाता है, यानी कि ऐसा कार्य जिसकी वजह से हम कोई सिविल कार्यवाही कर सकें, तो वो भी क्या है, हमारे लिए अवैध कार्य माना गया है। दूसरे कि अगर किसी चीज़ के लिए हम बोल करके मुकर जाते हैं, किसी एग्रीमेंट हो गया, किसी को जैसे हमने चेक दे दिया, जैसे कि हम चेक दे दिए, चेक देने का मतलब क्या है कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, 1 लाख का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 2 लाख का कर रहा हूँ, कितने का भी हम पेमेंट कर रहे हैं और अपने अकाउंट में पैसा नहीं है, इसका मतलब हमने आपको पेमेंट किया, बदले में हमने आपको पेमेंट किया नहीं, यानी किया भी लेकिन किया नहीं, यानी कि हम क्या करें, आपको चेक दिया पेमेंट करने के लिए लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं, इसका मतलब हम आपको पेमेंट देने के लिए मुकर गए। तो मुकर जाना, तो वो क्या हो गया, अपनी बात से वापस हो जाना या मुकर जाना, लौट जाना, वो क्या है, वो भी हमारे लिए अवैध कार्य माना गया है। न्यायाधीश हर वो व्यक्ति जिसको आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है, किस लिए, न्यायाधीश के रूप में, तो वो क्या है, न्यायाधीश है। दूसरी बात कि ऐसा व्यक्ति जिसे सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अगर न्यायिक अधिकार है या फिर अगर संवैधानिक अधिकार है, कानूनी रूप से अगर अधिकार है, तो वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, मजिस्ट्रेट, आपके लिए न्यायाधीश माना जाएगा। दूसरी चीज़ कि उनके द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होना चाहिए, जो अंतिम फैसला देगा वही क्या होगा, न्यायाधीश होगा। दूसरी बात कि उनके द्वारा दिया गया जो फैसला है वो फैसला, उस फैसले को आगे अपर कोर्ट में चैलेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको आगे अपील नहीं किया जाना चाहिए ऊपर वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अपर कोर्ट में अपील नहीं की जानी चाहिए। वो क्या होता है, जज होते हैं, यानी कि न्यायाधीश होते हैं। दूसरी चीज़ कि हर वो व्यक्ति, क्या, हर वो व्यक्ति जो व्यक्ति आपकी सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, जो कि एक तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और वो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी जज होता है जब वो किसी के ऊपर जुर्माना लगा सकता है या फिर उसको दंडित कर सकता है, उसको कारावास दे सकता है या फिर उसको सजा दे सकता है, तब भी वो क्या माना जाएगा, वो जज माना जाएगा, न्यायाधीश माना जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं जीवन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक जो इससे पहले एक परिभाषा थी जो थी डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो हमने उसमें देखा था कि जब तक हमको स्पष्ट नहीं बताया जाएगा कि डेथ किसकी हुई है, यानी कि मर्डर किसका हुआ है, जब तक हम यही मानेंगे कि जो डेथ इसमें लिखा है वो कौन है, वो है मानव, यानी कि मानव की डेथ हुई है, मानव की हत्या हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से जब तक हम लाइफ की बात करें, जीवन की बात करें, तो तब तक हम उसी जीवन की बात करेंगे, उसके ही जीवन की बात करेंगे जो कि आपका क्या हो, मानव होगा। यानी कि यहाँ अगर जीवन की बात हो रही है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, तो वो किसके जीवन की बात हो रही है, वो मानव के जीवन की बात हो रही है, जब तक कि स्पष्ट रूप से नहीं बता दे कि ये जीवन किसी मोर की, घोड़े की, गाय की, बैल की, भैंस की या किसी अदर जो आपका पशु है उसके बारे में जब तक हम नहीं बताएंगे कि किसके जीवन की बात हो रही है, पेड़ पौधों की, है ना, तो जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम यही मानेंगे कि ये बात मानव के जीवन की हो रही है। ठीक है,
अगला है स्थानीय कानून। इस स्थानीय कानून का सीधा सा मतलब है कि हर राज्य के अलग अलग कानून होते हैं। अच्छा, कानून होते हैं, संविधान नहीं होता है। संविधान का जो भाग 4 है, जो कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, उसके माध्यम से हर राज्य अपने हिसाब से अपने कानून बनाता है अपनी विधानसभा के अंदर। तो हर राज्य के अंदर जो कानून होते हैं, जो सिर्फ एक राज्य में या एक क्षेत्र के अंदर ही लागू होते हैं, उनको स्थानीय कानून कहते हैं। आगे पुरुष, यहाँ मेल के बारे में बात बताता है कि मेल कौन है। तो हर वो पर्सन जो मेल है, जो कौन मेल, मानव 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 जो है उनका, हर मानव जो कि मेल है वो पुरुष है। चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 100 वर्ष का हो, चाहे वो 10 वर्ष का हो, चाहे वो 1 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो, कितने भी वर्ष का हो, अगर वो नर है, नर का मतलब पुरुष है, मैन है, जब तक वो क्या माना जाएगा, वो पुरुष माना जाएगा। उन्होंने ये परिभाषा बताई है। अगली जो परिभाषा है वो बताई है महीना या वर्ष, यानी कि आपके साल या फिर मास। मास का मतलब महीना, कौन सा मास, मास की बात कर रहे हैं। जैसे कि महीने की अगर हम बात करें तो ये जो महीना या वर्ष की बात अगर हम बीएनएस में कहीं पर भी देखेंगे कि महीना लिखा है या वर्ष लिखा है, तो वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से, जो कि हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो चलता है, और जो हमारा 2021, 22, 23 जो अभी चल रहा है, 26, उसके माध्यम से उसकी बात कर रहा है। यानी कि यहाँ बीएनएस में कहीं पर भी अगर महीने की या वर्ष की बात की जाएगी तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जा रही है। अगला है चल संपत्ति। इस चल संपत्ति को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे चल संपत्ति क्या है, जैसे बीएनएस में थोड़ा सा उल्टा करके बताया गया है। उल्टा करके कैसे बताया गया है कि जो हमारी चल संपत्ति है, चल संपत्ति, पहली बात हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमारी संपत्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है चल, एक होती है अचल। बीएनएस में चल संपत्ति की परिभाषा सरकार ने, यानी कि बीएनएस में बताई है कि जो संपत्ति अचल नहीं है, जो संपत्ति अचल नहीं है वो चल संपत्ति है। वो तो सीधी सी बात है। जो संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है वो चल संपत्ति है। जैसे अब अचल संपत्ति कौन सी है वो बताई है, यानी कि यही चल संपत्ति, इसके अलावा जो भी है वो चल संपत्ति है। जैसे यहाँ हम बात करें भूमि, जमीन, जैसे अचल संपत्ति है कि जिसे हम उठा करके लेकर नहीं जा सकते, वो क्या है, वो चल संपत्ति है। जैसे जमीन को हम उठा कर नहीं ले जा सकते, मकान को उठा कर नहीं लेके जा सकते, बंगले को उठा करके नहीं ले जा सकते, हम हमारे जो दुकान है, दुकान को उठा करके नहीं लेके जा सकते। हम फसल अगर बो रखी है, कहीं फसल बो रखी है, तो हम उस खेत को उठा करके नहीं ले जा सकते कि ये हमारी फसल है। तो यानी कि हर वो चीज़ जो ज़मीन है या ज़मीन से जुड़ी है, क्या हो, ज़मीन से जुड़ी हो। दूसरी बात कि जो चीज़ ज़मीन से जुड़ी हो उससे भी जुड़ी हो, वो क्या है, वो अचल संपत्ति है। जैसे यहाँ ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर ये ज़मीन है, तो ज़मीन तो क्या है, ये तो अचल संपत्ति है नहीं, ज़मीन को तो हम उठा ही नहीं सकते। और अब हमने क्या कर दिया, यहाँ ज़मीन के ऊपर एक घर बना लिया। क्या बना लिया, ये हमने एक घर बना लिया। जब हमने ये घर बना लिया तो ये घर क्या हो गया, ये हमारे लिए अचल संपत्ति हो गया, क्योंकि हम घर को उठा के नहीं ले जा सकते। दूसरी बात, तो ये हमारे लिए क्या है, अचल संपत्ति है। अब इस घर के अंदर अगर कोई चीज़ लगी है, जैसे पंखा लगा है, एसी लगा है, हैं, या फिर अगर हम बात करें स्विच लगा है, लाइट लगी है, या ऐसी चीज़ जिसको हम चिपका रखे हैं या उसको वहाँ पर एक तरीके से लगा रखा है, तो वो क्या है, एक तरीके से
अचल संपत्ति उसको हम लेके नहीं जा सकते। दूसरी बात कि जब तक वो दीवार पे, छत पर या फर्श पर जब तक वो चिपक रही है, यानी कि वो लगी हुई है, यानी कि उसको कसा हुआ है, किसी भी तरीके से वो माध्यम से वहाँ अगर वो सेट है, तब तक वो अचल है। जैसे ही उसको वहाँ से हटा करके अगर हम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो चल संपत्ति हो जाएगी। यानी कि अगर हमने एसी लगा रखा है तो वो अचल संपत्ति है, लेकिन अगर हम उसको हटा करके रख दिए ज़मीन पर जिसको हम उठा सके तो वो क्या हो गया, वो अचल संपत्ति नहीं रही, अब वो चल संपत्ति हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ बताया है कि जो अचल संपत्ति है, जैसे भूमि या भूमि से जुड़ी हुई या उससे अगर जुड़ी हुई कोई चीज़ है तब क्या है, वो अचल संपत्ति है। ठीक है, और जो चीज़ें इसमें नहीं है वो सारी क्या है, वो है चल संपत्ति। यानी कि जो चीज़ अचल नहीं है वो क्या है, चल है। दूसरी बात कि जैसे अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं चल संपत्ति क्या। चल संपत्ति हर वो संपत्ति जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं आसानी से। जैसे हमारा पैसा हो गया, ठीक है, जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, जैसे और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी संपत्ति है। हमारे गहने हो गए, हमारे कपड़े हैं, वो भी हमारी संपत्ति है। हमारे हर चीज़ हमारे द्वारा, हमारे जो चीज़ है वो संपत्ति है, जो कि चल है, यानी कि एक जगह से हम दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं लेके जा सकते वो क्या है, अचल संपत्ति है। ठीक है, जैसे अगर हम एक उदाहरण और मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये है आपकी ज़मीन, इस ज़मीन पर हमने क्या कर रखा है, अनाज बो रखा है। ठीक है, गेहूं या बाजरा या मक्का या किसी भी प्रकार की फसल है जो उग रही है यहाँ पर, किसी भी फसल, यानी कि यहाँ फसल उग रही है। तो जो ज़मीन है वो तो अचल है ही है। यहाँ जो आपका ज़मीन के ऊपर क्या उगा हुआ है, फसल उग रही है। अब उस फसल को जब तक हम निकालेंगे नहीं, जब तक वो अनाज के रूप में नहीं आ जाएगा, जब तक वो क्या है, एक तरीके से अचल संपत्ति है। जैसे ही उसको हम निकाल करके और अनाज बना देंगे, यानी कि हम भूसे से अनाज को अलग कर दिए, तो वो क्या होगा, एक तरीके से चल संपत्ति हो गई। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये थी हमारी अचल संपत्ति। दूसरी चीज़ आगे हम देखते हैं वचन के बारे में। वचन कौन सा है, वचन का मतलब यह नहीं है कि हमने आपसे क्या कहा या फिर आपको हमने क्या कहा। किसी चीज़ को, कोई भी काम करने का अगर हम आपको वादा कर रहे हैं तो वो वचन होता है। तो यहाँ उसका मतलब उससे नहीं है। यहाँ वचन का मतलब है सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। यहाँ बीएनएस के अंदर आपको बताया गया है कि एक वचन जब तक बहुवचन माना जाएगा जब तक आप उसको बता नहीं देते, और बहुवचन जब तक एक वचन माना जाएगा जब तक उसको बता नहीं देते। यानी कि बहुवचन और एक वचन दोनों ही यहाँ जब तक आप उसको ढंग से नहीं बता देते, जब तक क्या बता रखे हैं, उसको आप सिंपल नहीं कर सकते, यानी कि उसको अलग नहीं कर सकते। अगली जो हमारा जो सब सेक्शन है वो है शपथ, ओथ के बारे में बताता है। क्या होता है ओथ? ओथ होता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कार्य को अगर हम करने के लिए किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को भी हम परमिशन देते हैं, तो ओथ की कुछ अलग अलग डेफिनेशन है, या फिर अलग अलग हम बात करें तो अलग अलग माध्यम से हम ओथ की बात करते हैं। जैसे कि ये जो ओथ है वो एक कानूनी तौर पर ली गई हो। कौन से तौर पर? कानूनी तौर पर। तो कानूनी तौर पर कौन सी ओथ लेते हैं? जैसे कि हमारे जितने भी जो मंत्री है वो हम उनसे जो सीनियर जो मंत्री होते हैं, सीनियर जो उनके अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और जितने भी उनके अधीन जो मंत्री होते हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। जो राष्ट्रपति जी हैं उनको भी शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो वो एक तो कानूनी तौर पर क्या होता है, शपथ लेने वाले, एक तो कानूनी तौर पर हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। अगला दूसरा एक जो तरीका है वो है कि हम किसी लोक प्रशासक के माध्यम से या लोक सेवक के माध्यम से या लोक सेवक के सामने अगर हम कोई शपथ लेते हैं, जैसे
हम अपने इनकम का अगर डिक्लेरेशन करते हैं, हम हमारे स्टेटस का अगर डिक्लेरेशन करते हैं, या हम हमारे जो संपत्ति है उस संपत्ति का अगर हम क्या करते हैं डिक्लेरेशन करते हैं, बताते हैं, तब क्या होता है, तब हम वो शपथ लेते हैं, वो नीचे लिखते हैं, बताते हैं कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मेरे पास ये है, और अगर मैं अपनी कोई चीज़ छुपाता हूँ तो कानूनी कार्रवाई के माध्यम से जो भी इसकी जो सज़ा है वो दे सके। यानी कि उसे कानून के माध्यम से, कानून के उद्देश्य से क्या किया गया हो, बताया गया हो। ठीक है, तो ये लोक सेवकों के माध्यम से ली गई या लोक सेवकों को दी गई क्या है, एक तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन है, शपथ है। अगला होता है अपराध। अगला जो सब सेक्शन है वो है अपराध, यानी कि ऑफेंस। अगर कोई भी कार्य ऑफेंस कब माना जाएगा, कार्य अपराध कब माना जाएगा, हमारा कार्य अपराध तब माना जाएगा वो कार्य जो कि बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर वो अपराध बताया गया है, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या है, अपराध है। तो जो कार्य भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रतिबंध है, यानी कि वो हम नहीं कर सकते हैं, तो और वो हम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो हर वो कार्य जो कि कानून में या भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या है, अपराध है, तो वो जो अपराध है उसी को हम क्या बताते हैं, यहाँ अपराध बताते हैं। दूसरी बात कि अगर अगला कोई भी काम या फिर एक्ट, कोई भी एक्ट करता है, वो एक्ट अगर दंडनीय है, अगर हम उसके माध्यम से उसको पनिश कर सकते हैं, उसको दंड दे सकते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी हमारे लिए अपराध माना जाएगा। ठीक है।